आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कल मैंने आप लोगों को एक विज्ञान के पेपर के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था। आज उसी के संबंध में कल जो 21 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम है उसके संबंध में एक दूसरा विज्ञान का पेपर है वो अपलोड किया जा रहा है, तो इसको भी आप देखना ज़रूर। इसके अंदर जो खंड ए सेक्शन है उस खंड ए सेक्शन में मल्टीपल चॉइस वाले कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि एक डायग्राम दे रखा है आपके सामने, और उस डायग्राम के अंदर आप लोगों को दे रखा है कि दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस अक्स को पहचानिए। तो इसके अंदर जो बनने वाली अक्स गैस होगी वो आपके लिए है वो हाइड्रोजन गैस है, वो इसके अंदर रहने वाली है। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसका कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन का बनना कैसी अभिक्रिया है और इसका रंग कैसा होता है। तो ये एक प्रकार की प्रकाश की जो अपघटन अभिक्रिया है, और इसके अंदर जो बनने वाला जो सिल्वर है उसका रंग है वो कैसा हो जाएगा, या आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर है इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो ऊष्मा की कुचालक है। तो ऊष्मा की कुचालक धातु है वो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। लेड है वो इसके अंदर होगी। फिर अगला दे रखा है कि प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। तो प्राकृतिक रूप से हीरा है वो सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें मेथेनॉल है उसको गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप के ऊपर गर्म किया जाता है तो ए कंपाउंड ए बनता है तथा जल बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में ए क्या होगा, तो ए है इस अभिक्रिया, ये एक प्रकार की निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में जो ए है वो एक प्रकार का एथीन बनेगा। फिर अगला दे रखा है कि एक हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2 में n की वैल्यू 3 है, तो इसमें पूर्व लगन के रूप में क्या लगेगा। तो n की वैल्यू 3 है तो इसमें पूर्व लगन के रूप में 3 कार्बन होते हैं तो उसको प्रोप कहते हैं, तो इसमें प्रोप लगेगा। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो ये मस्तिष्क का जो पश्चिम मस्तिष्क भाग होता है उसके अंदर जो मेडुला होता है वो इस क्रिया को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के शरीर के अंदर सोचने, बोलने, देखने, सुनने, स्मरण, प्रेरक, इच्छा शक्ति आदि होती है। कपाल है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क वाला जो भाग होता है उसी में ये सारे के अंदर विद्यमान होते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है। फिर अगला दे रखा है कि वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है वो कौन सा होता है। तो इसके अंदर है वो एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि को संदमित करने वाला है। साइटोकाइनिन और जिबेरेलिन ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन होते हैं, और इंसुलिन होता है वो पादप हार्मोन नहीं है, वो एक प्रकार का जंतु हार्मोन होता है। फिर इसमें अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है। तो इसमें नर जनन जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है वो मादा जनन हार्मोन होता है, और इंसुलिन है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। फिर अगला दे रखा है कि ऐसे जीव जिसमें जनन कायिक प्रजनन विधि के द्वारा होता है, तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है ब्रायोफिल्म। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको पत्थर चटा कहते हैं। हाइड्रा होता है तो उसमें मुकुलन होता है। अमीबा होता है उसमें जो द्विखंडन होता है। स्पाइरो वगैरह होता है उसमें खंडन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको इसका राइट आंसर है वो बी होगा, रेटिना, या उसको दृष्टिपटल कहते हैं। फिर अगला दे रखा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए है वो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। अवतल लेंस है वो इसके लिए काम में आता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ये तुल्य प्रतिरोध आप याद करके मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा। पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें तुल्य प्रतिरोध है वो लगभग में आ रहा था, उसको भी आप लोग सही कर लेना। उसकी वैल्यू है वो लगभग 1.33 के समथिंग आने वाली है। फिर इसके अंदर जो 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसके अंदर आप लोगों को जो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर है वो 16 दे रखा है कि विद्युत उपकरण में भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
फिर इसके अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 17 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है कि मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो इसमें मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है वो डी ऑप्शन है, वो खेत है, वो इसका सही आंसर होने वाला है। CFC का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो इसका सही आंसर होने वाला है। फिर अगला दे रखा है कि सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा, तो उसका रासायनिक नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच की वैल्यू कितनी होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू है वो 10 होती है। फिर मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है, तो फुफ्फुस है वो एक श्वसन तंत्र है, उसका भाग होता है। फिर अगला दे रखा है कि मानव में श्वसन वर्णक है, तो मानव में श्वसन वर्णक होता है वो HB हीमोग्लोबिन है, वो श्वसन वर्णक के रूप में पाया जाता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र प्रकार होता है, तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है जिसका प्रकार है वो XY प्रकार का होता है। स्मॉल r और कैपिटल YY जिन्हें संरचना का बाह्य लक्षण होगा, तो स्मॉल r है तो इसका मतलब वह जोरीदार, और कैपिटल Y है तो पीले बीज वाले पुष्प होंगे या फल बीज होंगे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला, तो संगमरमर है उसका रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3। फिर अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना है, तो इसका डायग्राम है वो आप लोग बुक में से देख करके बनाने का प्रयास करना। कांसे में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु क्या होती है, तो कांसे के अंदर तांबे के साथ है वो मिश्रित दूसरी धातु होती है, उसका नाम है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि उसके साथ में कौन सी धातु है वो मिश्रित की जाती है। फिर इसका चौथा दे रखा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग है वो पीयूष ग्रंथि है, वो सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करने वाली होती है। फिर पांचवा दे रखा है तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है वो इसका आंसर होने वाला है। मेंडल ने मटर के गोल बीज का विपरीत लक्षण क्या होता है, तो गोल बीज होता है उसका विपरीत लक्षण होता है वो झुर्रीदार होता है। फिर अगला दे रखा है कि मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों के लंबे पौधों का अनुपात या प्रतिशत कितना होगा, तो इनका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। तो लंबे पौधे होते हैं उनका प्रतिशत मात्रा होती है वो 75% है वो पाई जाती है। फिर अगला दे रखा है एक लेंस शक्ति है जिसकी लेंस क्षमता दे रखी है 2.5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस क्षमता का फॉर्मूला होता है कि P बराबर 1/f। तो आपको 2.5 दे रखा है तो 1 के अंदर 2.5 का जो डिवाइडेशन करके और इसकी वैल्यू है वो आप लोगों को निकालनी है कि उसकी वैल्यू है वो क्या आएगी। फिर आप अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं या आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर अगला दे रखा है 10वां कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, जब क्या होते हैं उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, उसका चुंबकीय क्षेत्र और आरोपित बल तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तभी उसके अंदर आरोपित बल का मान है वो अधिकतम होता है। फिर अगला दे रखा है इसके अंदर कि किसी छड़ चुंबक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करना है, तो इसका आरेख चित्र है वो आप लोग बना करके किताब में से देख करके बनाओ। फिर आहार श्रृंखला से क्या अभिप्राय है कि कोई भी जीव है वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहता है, फिर उसको उच्च स्तर के उपभोक्ता है वो उसको ग्रहण करते हैं, फिर उससे उच्च उपभोक्ता और अंत में उनको अपघटक खाते हैं। तो इस प्रकार से एक आहार श्रृंखला का प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर खंड ब दे रखा है उसके अंदर ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैविक निम्नीकरण पदार्थ है वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके गुणधर्म है वो लिखने हैं। फिर इसका दूसरा देखा है किसी धारावाही चालक से सहबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के नियम का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। दो भौतिक राशियाँ दे रखी है, ए है जिसका मान है वो 5 ओम है, बी है जिसकी वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर। तो चालक की लंबाई को दुगुना करने पर ए और बी का संगत मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मान आप निकाल करके मेरे को जरूर बताना। फिर अगला दे रखा है विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया जो कार्य होता है वही विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पीयर की धारा 30 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो उसमें आवेश का परिमाण है वो ज्ञात करना, तो V बराबर W/Q है। उस फॉर्मूले के द्वारा आप इसका मान है वो निकाल सकते हैं। फिर अगला 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उपरोक्त कथन को प्रयोगशाला
के चित्र, यानी इसके अंदर आप लोगों के पाठ संख्या जो 3 है, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर इसका डायग्राम बना हुआ है, उसमें से देख करके बताना। सोडियम व क्लोरीन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से सोडियम क्लोराइड का बनना दर्शाना है कि वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं। मेथेन और एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाती है, तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एथेन का होता है C2H6। इन दोनों के संरचना सूत्र बना करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र लिखना है, तो साइक्लोहेक्सेन का जो अणुसूत्र होता है वो C6H12 होता है। इसमें सहसंयोजी बंधों की संख्या बतानी है, तो इसमें 12 + 6 16 सहसंयोजी बंध है वो पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भोजन में लार की भूमिका बतानी है कि भोजन के अंदर लार है वो क्या करती है, तो वो एक प्रकार के एंजाइम का भी स्रावित करती है और भोजन को लसलसा बनाती है और भोजन का आंशिक पाचन करने में भी सहायता करती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो क्या परिणाम होंगे, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो शरीर पर कहीं पर भी जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के भागों के अंदर जो ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होने वाली होती है, वो सभी प्रकार की क्रियाएं वो इसके अंदर प्रभावित हो जाएगी। न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है वो आप लोगों को बना के दिखाना है। पादपों में गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया दिखानी है, तो पादपों में गुरुत्वानुवर्तन है, पादप के अंदर जो जड़ है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और तना होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया दिखाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण होने वाली ये गतियाँ होती है। फिर पुनरुद्भवन क्या होता है कि कोई भी जीव हो सकता है, उसके शरीर को किसी कारणवश किसी दुर्घटना के कारण कोई शरीर है वो विक्षत हो जाता है, तो उसके अंदर और प्लेनेरिया का डायग्राम है वो इसके अंदर बना करके दिखाना है, उसके अंदर ये पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। मुकुलन किसे कहते हैं कि कोई भी जीव होता है उसके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर कोई अतिवर्धी निकल जाती है और वही अतिवर्धी है वो जीव से अलग होकर के एक नई जीव का निर्माण कर लेती है, तो उस अतिवर्धी को बड कहते हैं और इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। और इसका उदाहरण है वो हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में भी मुकुलन के द्वारा ही जो मुकुलन के द्वारा ही कायिक जनन की या अलैंगिक जनन की विधि है वो देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ये विद्यार्थी किस प्रकार के दोष से पीड़ित है, उसका कारण क्या है और इसे कैसे संशोधित किया जा सकता है। ये पाठ संख्या आपका जो 10 है उसके अंदर इसके आंसर को आप लोगों को ढूंढ करके बताना है। फिर इसके अंदर दे रखा है टिंडल प्रभाव क्या है, इसको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम लिखने हैं। वाहनों के पश्चिम दर्पण के रूप में किस गोलीय लेंस का, तो पश्चिम दर्पण के लिए उत्तल दर्पण है उसको काम में ले जाता है। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है, तो इसके अंदर दर्पण सूत्र होता है वो इसमें आपको लिख करके बताना है और उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब को हमेशा सीधा और आवर्धित बनाता है। तो इसका आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। फिर खंड जो आपका सी है, सेक्शन सी है, उसमें दे रखा है कि विकृत गंधीयता किसे कहते हैं। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीयता से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर इसका दूसरा दे रखा है कि जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाना है और इसके लिए आवश्यक रासायनिक समीकरण लिखनी है। और तीसरा दे रखा है ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं हैं उनकी परिभाषा है वो आप लोगों को इसके अंदर लिख करके बतानी है। इसका अथवा दे रखा है कि ऑक्सीजन के सहयोग और ह्रास के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन बताना है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसमें उपचयन होता है और जिसमें ऑक्सीजन हटती है उसमें अपचयन होता है और इनके एक एक रासायनिक समीकरण लिखनी है। किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का एक सफेदी करने के लिए प्रयोग होता है, तो अक्ष का नाम और सूत्र उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। और जो सफ़ेदी करने के लिए जल के साथ में विक्रिया करने पर CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। सॉरी, इसका जो आंसर मैंने गलत बता दिया है, इसका आंसर जो होने वाला है वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। CaO जो जल के साथ में विक्रिया करके क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी बिना बुझा हुआ चूना बुझे हुए चूने के रूप में सफ़ेदी करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर एक भूरे रंग का एक चमकदार पदार्थ अक्स है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तो कॉपर होता है जो उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा जो काले रंग का पदार्थ होता है। फिर अगला दे रखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो 4 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप के ऊपर। फिर R1, R2 और R3 के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करके उसका तुल्य प्रतिरोध का परिपथ का चित्र बनाना है और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, इसको आपको व्युत्पन्न करके दिखाना है। फिर इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि दिए गए परिपथ के अंदर है वो आपको तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। ओम का नियम लिखना है और विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींच करके है बताना है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं कि और उसका SI मात्रक है वो बताना है। फिर पुष्प के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखना है। गर्भ निरोधक विधियों के क्या लाभ है उसके कोई 2 युक्तियों के नाम बताने हैं। वर्तिकाग्र पर प्राकरण के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाना है। राइजोपस में होने वाले अलैंगिक जनन का नाम बताना है और कोई वायरस जनित यौवन संक्रमित रोगों के नाम लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं,
प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह होता है वो CHO प्रकृति का होता है। एल्किन और एल्काइन के मध्य पहचान करनी है आपको, जो उदाहरण दे रखे उसमें से कौन एल्किन है कौन एल्काइन है। इसका अथवा दे रखा है एक संरचनात्मक समावयवी किसे कहते हैं? ब्यूटेन के कितने होते हैं? तो ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समावयवी रूप होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर उदाहरण देकर के बताना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में कहीं पर भी द्विबंध या त्रिबंध होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होता है? तो COOH समूह है वो इसके अंदर पाया जाता है। फिर मानव का श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है, रंध्र किसे कहते हैं, इसके खुलने और बंद होने की क्रिया का नामांकित चित्र बना करके समझाना है। फिर इसका अथवा दे रखा है व्रकाणु किसे कहते हैं? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, धमनी और सिरा में 4 अंतर, पादपों में जल परिवहन की प्रक्रिया को बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि क्या होता है कि जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाया जाता है। और बी दे रखा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एक यौगिक ए श्वेत रंग का बनता है। फिर इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर ये जल में विलयशील हो जाता है और बी बन जाता है। तो ए और बी के रासायनिक सूत्र लिखने और उनके रासायनिक समीकरण बताने हैं। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताना है। क्या होता है कि जब लाल लिटमस पत्र को क्षारक में डुबाया जाता है। और इसका बी दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाने पर ए बनता है। ए एक साधारण नमक भी कहते हैं। ए के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ए का रासायनिक नाम और उसमें निहित अभिक्रियाओं के समीकरण है वो लिख करके आप लोगों को बताने हैं। दही में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम लिखना है। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगा उसके बारे में बताना है। इसके लिए लेंस सूत्र का हमें लेना है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल और पथ किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। लेंस क्षमता का सूत्र और उसका मात्रक को परिभाषित करना है। फिर इसका अथवा दे रखा है कि अवतल और उत्तल दर्पण में कोई 2 अंतर बताने हैं। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में चाल दे रखी है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। तो उसमें अपवर्तनांक वाले सूत्र का प्रयोग करके और इसका मान ज्ञात करना है। जब प्रकाश 2 माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है, तो उसमें कोई भी अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती। किसी लेंस की फोकस दूरी है वो 0.5 मीटर है तो उसकी लेंस क्षमता आप लोगों को उसकी गणना करनी है। तो उसकी लेंस क्षमता ज्ञात करने के लिए P = 1/f है, उस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से मैंने इनमें से सारे प्रश्न वो आप लोगों को बताएं। इन प्रश्नों को आप देख करके जरूर जाइए। ये दोनों मॉडल पेपर में से लगभग आप लोगों को लगभग 70 से 75% प्रश्न हैं वो कल एग्जाम में इन्हीं प्रकार के प्रश्नों में से देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो लास्ट में इस प्रकार के पेपरों को भी देख करके आप जाने से आपकी जो तैयारी है वो और अधिक हो सकती है। इस प्रकार से आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर अच्छा करके आइए और धैर्य के साथ में पेपर हल करके आपको आना है। थैंक यू।